and it is already there. But, everybody wants to get connected. I can give dozens of stories, rather success stories, which have happened in my tenure, and even before that. Like we have, so many. I have seen those days when my first two Bharatiya Pravasi Divases were happening. I saw people who will get down from the plane on the tarmac, they will kiss Mother India, and they will get emotional about it. Those connections cannot be erased. They are there, very much there. So, of course, now because of social connectivity, I mean to say digital connectivity, more and more people want to get associated. And this will happen. This is already happening. We have nothing to worry. जी बिल्कुल। This is my take. जी अनिल कुमार त्रिगुनाथ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि यूं तो जो प्रवासी भारतीय हैं पूरी दुनिया भर से, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उस देश की मिट्टी की महक, उसकी जो एक जज्बा है, जो जोश है भारतीयों के प्रति, जो समर्पण है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें वो ज़रूर बना रहता है। लेकिन जब अगर गिरमिटिया देशों की बात करें, चाहे वो त्रिनिदाद और टोबैगो की बात हो, फिजी के हो, सूरीनाम की हो, इनका योगदान किस तरह से उसको आंकते हैं? और आज के विशेष संदर्भ में जब हम सूरीनाम के राष्ट्रपति को यहाँ पर मुख्य वक्ता बनाते हैं इस कार्यक्रम में, और इतना जिसको कहते हैं कि निजी रिश्तों की महक से भरपूर है दोनों देशों के संबंध, या इस तरह के जो भी देश हैं उनके साथ संबंध, किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में? देखिए, आज के जितने भी भारतीय हैं वो भारत से पूरी तरह, मन से पूरी तरह समर्पित, इसमें कोई शक नहीं है। आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया की कल्चर से। अगर आप कहीं भी किसी विदेश में जाएं, किसी कंट्री में जहां भारतीय हैं, तो आप देखेंगे कि उनके कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एसोसिएशंस, उनके टेम्पल्स, उनके गुरुद्वारास, मॉस्क, जो भी उनके एक तरह से कल्चरल इवेंट्स के लिए है, उससे वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ में और प्रोजेक्ट करते हैं। वो आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहाँ पर भी भारतीय लोग हैं, तो उनका जो कनेक्शन इंडिया के साथ है वो बहुत ज़्यादा लाइव है। लेकिन जैसा आपने सूरीनाम या फिजी या मॉरिशस, इन सब कंट्रीज के बारे में कहा, जहाँ पे फर्स्ट जो पहली बारी के लोग थे जो ब्रिटिश टाइम या कॉलोनियल टाइम्स में ले गए थे, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन, उनका अटैचमेंट जो है भारत के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे याद है, मैं PIO जब बनाया जा रहा था उस वक्त मैं मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व था उसके साथ, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि किस तरह कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाएं ताकि ये लोगों को PIO कार्ड दिया जा सके। तो उसमें हम लोगों के मॉरिशस के पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने ग्रैंडफादर का रास्ता किया। मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो कनेक्टिविटी भारत के लिए है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक क्या है कि दो तरह के भारतीयों को आपको देखना पड़ेगा। एक तो जो कि वेस्ट में है, तीसरे जो आपने सबसे पहला नंबर बोला, और दूसरे जो है हमारे ब्लू कॉलर लेबर NRIs वगैरह हैं जो कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और वही भारत को काफ़ी हद तक रिमिटेंसेस भी पहुंचाते हैं भारत में, जो हमारे लिए नियरली 10% हमारी टोटल फॉरेन एक्सचेंज का है इस वक्त भी, 60 ऑड बिलियंस। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन हमें जो स्कीम्स है हमारी, आप ऐसे नो इंडिया है या क्विज कंपटीशन है, हमने अभी कुछ दिनों पहले मैंने 4-5 PhD स्कॉलर्स के साथ में एक स्टडी किया था, और उस स्टडी में जो सबसे स्टार्क फीचर आया, सब लोग भारतीय एम्बेसीज के और सबके उससे काफ़ी 69-70% पीपल बहुत खुश थे, लेकिन ज़्यादातर वो सिर्फ वहाँ पासपोर्ट और उसे अपने सिलसिले में ही जाते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बात एक ऐसी आई और जो हमने विदेश मंत्रालय को बता दी, वो ये है कि 96% लोगों ने ये कहा कि उन्हें बहुत सी स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये जो है आजकल जो यूथ है, डिजिटल की मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा जो पहले स्पीकर थे, कि डिजिटल कनेक्टिविटी आज के लिए जो यूथ है उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाकी लोग हैं वो भी सीख रहे हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी दोनों बहुत ज़्यादा है। इस बार का PVD इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये सिचुएशन ही ऐसी है सबके लिए, लेकिन आज भी कितने सारे लोग जुड़े हैं। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि सूरीनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि वीज़ा एबॉलिश होना चाहिए, लेकिन अभी का प्रोविजन किया गया है। और ये बात सही है, जहाँ पे ज़्यादातर भारत मूल के लोग हैं
वीजा फैसिलिटेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म भी उतनी ही लाभ पहुंचाता है। जी, इसी से जुड़े, इसी बात को आगे बढ़ाएं अगर त्रिगुनाथ जी, बल्कि एक स्टेप आगे आपसे इस पे आपके कमेंट्स चाहेंगे। जिस तरह से आज सूरीनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि वीजा में छूट के लिए, ताकि दोनों देशों के बीच में जो आवागमन है, जो टूरिज्म है, वो आगे बढ़ सके। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक परेशानी है तो इसको, जैसे उन्होंने अपनी तरफ से आज डिक्लेयर कर दिया कि कोई इंडियंस के लिए वीजा नहीं चाहिए, तो इंडिया के टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक उनके लिए भी एक बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन हो गया एक तरह से, क्योंकि भारतीय जो हैं, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा वहां जाना पसंद करते हैं जहां पे उनको वीजे की दिक्कत ना हो। तो ये बात हमें म्यूचुअल बेसिस पे भी करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि अगर ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो इसको भारतीय सरकार जरूर उसको लेगी और उसमें करेगी। दूसरी चीज ये है कि जहां तक ओसीआई कार्ड जिसको मिल जाता है, वो तो लाइफ लॉन्ग वीजा है, तो फैसिलिटेशन उसमें है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कि कोई प्रॉब्लम उनको है नहीं इस तरह के लोगों के लिए। तो ये जो चीजें, अगर कोई इरिटेंट्स हैं, अभी जैसे हमारी स्टडी में ये भी पाया गया कि लोगों ने कहा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में उनको टैक्स प्रोविजन, एनआरओ अकाउंट से रिमिटेंस, तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो खत्म हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से लोगों को, एनआरआईज और पीआईओज को कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक पीआईओज का एक और डिमांड रही है, वो हमेशा से डुअल सिटीजनशिप की, और वो हर बार इस बात को उठाते हैं, हर एक चाहे पीबीडी हो या बायलैटरल डिस्कशंस हो, मिनी पीबीडीज हो। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर गवर्नमेंट अपने ओसीआई देने के बाद एक पूरी उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं जो एक भारतीय नागरिक को है, खाली पॉलिटिकल ऑफिसर्स को छोड़ के। All right, we're approaching towards the fag end of the program. Very quickly, we'll get in the closing comments of our guest. Mr. Wadhwa, on what note are we closing this edition of Atmanirbhar Bharat, and what is the journey ahead when we talk of the contribution of the overseas Indians in achieving Atmanirbharta? I think today's event was very inspiring, and I would say that the pronouncements of the Prime Minister, as well as the two ministers who spoke today, two more are going to speak in the other session, plus the opening statement of the President of Suriname, all point to the fact that there is a great connect which already exists between overseas Indians and India. What is needed now is to build on this connect and to make sure that India creates the right situation and the infrastructure and the ecosystem for overseas Indians to actually work with India and work with the Indian government for the betterment of this country and also for their own betterment, because eventually this is where their heart lies. All right, and we also bring in the last closing comments of Mr. Singh. Sir, would you take that forward? It was a great... Very quickly and brief comment, sir. Yeah, it was great celebrating and connecting with all the Pravasi today and celebrating this special event. These kind of events are going to get NRIs closer to their motherland, which is the need of the hour. Because the problem is that children of Indian origin tend to forget their values, which people all over the world look forward to learn from India. So with this kind of Pravasi Bharatiya Divas and meetings and conventions, the NRIs are going to get closer to the motherland, yes, and in which India will be benefited a lot. बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के सम्मेलन के दौरान कहा भी कि जो युवा प्रवासी भारतीय हैं उनको इस देश की मिट्टी से जोड़ने की ज़रूरत है, इसकी सभ्यता संस्कृति से, आचार विचार से, संस्कार से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि वो भी भारतीयों के साथ में जुड़ सकें। और कम से कम जिस तरह के हम जो प्रोजेक्ट्स आगे चला रहे हैं, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसमें ज़रूर वो मदद कर सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार त्रिगुनाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया। अनिल वाधवा जी, शुक्रिया आपका। अशोक मोटवानी जी और दीपक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। All right, so those were the guests, the panelists who were all optimistic and positive about how NRIs can take forward the dream of Atmanirbharta, the dream of Atmanirbhar Bharat. So on that note, we'll end this edition of the show here. Again, tomorrow we'll be back with a topic which will help in realizing and taking forward the dream of self-reliance and Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल, कहते हैं कि स्वावलंबन की एक झलक पर है न्योछावर कुबेर का कोश। तो स्वावलंबन किस तरह से बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत की सीरीज में जारी रहेगा। नमस्कार।
बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आगाज। कहा, देश में निर्मित 2 कोरोना वैक्सीन के साथ दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार है भारत। एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई पार्टी के नए अभियान की करेंगे शुरुआत। रैली और रोड शो का भी है कार्यक्रम। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल के न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजात की मौत। राज्य सरकार ने दिए घटना की जांच के आदेश। मृत बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर ली हादसे की जानकारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत ने रचा नया कीर्तिमान। देश में अब तक 18 करोड़ के पार हुई सैंपल टेस्ट की संख्या। पिछले 24 घंटों में 9,16,000 से अधिक कोविड नमूनों की हुई जांच। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिनिधि सभा में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। डेमोक्रेट ने बनाई नया आर्टिकल पेश करने की योजना। ट्रंप का बाइडेन के शपथ समारोह में शामिल होने से इनकार। वहीं ट्रंप के अकाउंट पर ट्विटर ने लगाया अस्थायी प्रतिबंध। और सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 103 रन। भारत पर अब तक 197 रन की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आज आगाज हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी मौजूद रहे। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए हैं, जिसका दुनिया भर को इंतजार है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी दुनिया भर की निगाहें हैं। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल में कोरोना काल में विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय के काम की चर्चा करते हुए कहा कि वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भारतीय समुदाय के कार्यों की सराहना की। बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड का मंत्र दुनिया को अपील कर रहा है। हमने दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में डेवलपिंग वर्ल्ड का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। और उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत को बधाई दी और भारत के साथ सूरीनाम के मजबूत संबंधों का जिक्र किया और कहा कि आगे भी दोनों देशों के बीच तमाम अहम क्षेत्रों में साझेदारी जारी रहेगी। I believe that our two countries can and should increase their businesses and commercial relationship to strengthen the bond. In this interconnected world we all live in, we value international relationships based on respect and mutual benefits. I wish to propose India and Suriname should introduce the free movement of people between our countries without requiring visas.
Suriname is prepared to take a first step in doing so by ending visa permits for visitors from India to Suriname. I believe it would benefit tourism between our countries and would give an important impulse to business opportunities between our countries. और आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर आज वर्धमान में हैं। पिछले दौरे में अपने काफिले पर हुए हमले के करीब एक महीने बाद पार्टी की नई मुहिम शुरू करने के मकसद से जेपी नड्डा यहां पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले राधा गोविंद मंदिर में पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। दरअसल इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे और भाजपा यहां नई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और पार्टी यहां जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है और उसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम तैयार की गई है जिसे भाजपा अध्यक्ष शुरू कर रहे हैं। पार्टी की मुहिम के तहत घर घर जाकर चावल इकट्ठा किया जाएगा जिसे एक मुट्ठी चावल अभियान का नाम दिया गया है। इसके अलावा जेपी नड्डा वर्धमान में एक रोड शो भी करेंगे और उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के भंडारा में देर रात करीब 2 बजे जिला अस्पताल के न्यू बॉर्न नेटल वार्ड में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई जबकि 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मृत बच्चों के परिवार को राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली और दुख जताया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने जब वार्ड का दरवाजा खोला तो अंदर धुआं भरा था। उसने फौरन अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस घटना पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत गृहमंत्री ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि अग्नि हादसे में शिशुओं की असामयिक मौत से उन्हें गहरा दुख हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि भंडारा की दर्दनाक घटना से कई अनमोल जीवन का अंत हो गया। और इस घटना पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं श्यामा मुंबई से। श्यामा, इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया गया है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी क्या हुआ है? जी, सबसे पहले अगर अभी बात कर लें ताजा स्थिति की, तो जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि जो परिवारजन है, बच्चों के जो माता पिता हैं, काफी दुखद हालत में है वहां पर और बार बार वो ये विनती कर रहे थे कि हमें सारी जानकारी दी जाए, जो उनके बच्चे हैं वो उन्हें सौंप दिए जाए। तो ये सारी जानकारी उन्हें चाहिए थी, ये सारे उनके डिमांड्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो होम मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है 5 लाख का सारे परिजनों के लिए, जिनके भी बच्चे इस दुखद घटना में गुजर गए हैं उसके लिए 5 लाख की अनाउंसमेंट की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो भी वहां पहुंचे हुए। कई सारे नेता मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं ये जायजा लेने के लिए स्थिति की कि किस तरीके से ये आग लगी, किस तरीके से ये सारा घटना हुआ। बहरहाल अगर हम देखें फिलहाल तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जब ये आग लगी तो कोई भी आग बुझाने वाली इक्विपमेंट उस जगह पे मौजूद नहीं थी और ये भी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से भी ये डिमांड की गई थी, लगातार की गई है कि वो सारे जो इक्विपमेंट्स थे वो उन्हें मुहैया कराए जाएं, लेकिन वो नहीं वहां पर हो पाए थे। इसके अलावे अगर बात करें तो जो हॉस्पिटल का जो फायर ऑडिट है उसमें भी एक आशंका बनी हुई है कि वो होता था या नहीं होता था। जो अजीत पवार हैं हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो भी वहां पे गए थे और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि अब सारे ही हॉस्पिटल्स के फायर ऑडिट किए जाएंगे, यानी कि जब घटना हो जाती है उसके बाद में सारे जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं, वो लेना शुरू कर दिया जाता है दूसरे के लिए। ऐसे समय में जो परिवारजन है वही एक सबसे बड़े अभी फिलहाल एक स्थिति में है कि कैसे कोप करेंगे वो इस पूरे स्थिति से। इसके अलावा जो इंक्वायरी की जो आदेश दी गई है वो तो सब जगहों से
आ ही रहा है सेंट्रल जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो होम मिनिस्टर हैं, सभी ने कहा है कि बहुत उच्च स्तरीय इस सब की जानकारी ली जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी और जो भी दोषी है इसमें उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल श्यामा, अधिकारियों को सत्ता को ये समझने की जरूरत है कि न्यू नेटल वार्ड में जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो उस विश्वास, उस भरोसे के साथ छोड़ते हैं। इसके बाद जिला अस्पताल में इस तरह की घटना होना, यानी कि उस पूरे जिले में एक डर का भाव रहेगा लोगों के बीच में अपने बच्चों को अस्पताल में ले जाने के लिए, और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की जानकारी के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर 1 साल तक चलने वाले स्मरणोत्सव की गतिविधियों पर निर्णय लेगी। इस उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य सहित इतिहासकार, लेखक, विशेषज्ञ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों के साथ साथ आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। ये समिति दिल्ली, कोलकाता और नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े अन्य स्थानों पर, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी है, तमाम गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन करेगी। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,56,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.41% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 19,253 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग जारी में टेस्टिंग के क्षेत्र में सफलता के कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 18,02,53,315 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,16,951 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस पोत की मदद से ये इस समय आप देख रहे हैं वर्धमान के राधा गोविंद मंदिर के दर्शन कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज वर्धमान का दौरा है। हम जानते हैं कि इससे पहले जब वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे तो किस तरह से उनके काफिले पर हमला हुआ था। एक बार फिर वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति को तैयार किया है, एक तरह से उस रणनीति के तहत जो तमाम अभियान है जिसमें वो जनता के साथ संपर्क कायम करेंगे और अपने उस जनाधार को भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से एक तरह से कह सकते हैं सत्ता के काफी नजदीक पहुंचने के जो तमाम अभियान के तौर पर देखा जा रहा है, उसमें से आज एक अभियान है एक मुट्ठी चावल। अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान पहुंचे हैं एयरपोर्ट से, फिर वो राधा गोविंद मंदिर पहुंचे हैं और यहां से मंदिर में पूजा अर्चना के बाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वो यहाँ से सीधे रुख करेंगे। कई और कार्यक्रम आज दिन भर के हैं जिसमें किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम तैयार की गई है। एक मुट्ठी चावल, एक तरह से इस मुहिम में राज्य भर के तमाम जिलों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए हर घर से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा वर्धमान में एक रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा का आज का कार्यक्रम बेहद अहम है और हमने देखा कि जिस तरह से अपने पिछले कार्यक्रम के दौरान जब उनके काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद से जो केंद्र और राज्य सरकार की
सियासत में जिस तरह की एक तरह से गतिरोध पैदा हुआ था, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता और खासकर ममता बनर्जी का जो पूरा प्रशासन है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नेताओं के जब जब दौरे हुए हैं तब तब कोई ना कोई एक टकराव की स्थिति पैदा हुई है। हम आपको बता दें, जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर पहले जो दृश्य आप देख रहे हैं वो एयरपोर्ट उतरने के बाद सीधे राधा गोविंद मंदिर गए थे। ये दृश्य आप वहीं के देख रहे हैं जब वो राधा गोविंद मंदिर पहुंचे थे। और वर्धमान जिले के कठुआ के जगदानंदपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इस जनसभा को संबोधित करने से पहले वो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी आज वर्धमान से ही करेंगे। और साथ ही साथ पार्टी का लगातार ये कहना है कि सभी 48,000 गांवों में जाकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ये दृश्य इस समय जो आप देख रहे हैं वो जेपी नड्डा का 1 दिवसीय वर्धमान का दौरा है पश्चिम बंगाल का, जहां वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे राधा गोविंद मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किया राधा गोविंद मंदिर का, और यहां से वो निकल चुके हैं। ये दृश्य जो हम दिखा रहे हैं ये अब से थोड़ी देर पहले के हैं जब वो राधा गोविंद मंदिर पहुंचे थे। यहां से वो निकल के वर्धमान जिले के कठुआ के जगदानंदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कृषक सुरक्षा सभा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बेहद अहम दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वर्धमान जिले का। वर्धमान जिले की जो सीटें हैं उनका भी बेहद महत्व है और इस जिले से सटे अन्य जिलों में भी आने वाले समय में जो चुनाव होना है उस पर आज के इस दौरे का एक असर दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, और उसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज का दौरा देखा जा रहा है। बीजेपी की एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम के तहत हर किसान परिवार तक पहुंच बनाने की कोशिश है। पार्टी कार्यकर्ता राज्य के सभी 48,000 गांवों में जाकर नए कृषि कानूनों की जानकारी भी लोगों के साथ साझा करेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि विपक्ष की एक पूरी कोशिश रही है पूरे देश भर में कृषि कानूनों को लेकर एक भ्रम की स्थिति या फिर किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना, जानकारी देना कि किस तरह से आने वाले समय में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके ये कृषि सुधार कानून आएंगे। और इस खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस पोत की मदद से सागर में अन्वेषण का काम होगा, जिससे देश की तरक्की में मदद मिलेगी। We have added one more vessel, Sagar Anveshika, which is a coastal research vessel for strengthening scientific research about various issues inside the ocean. रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन और सीईओ सुनील शर्मा ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नॉर्मल ट्रेनों के परिचालन में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं और कहा है कि मौजूदा साल में यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। भारतीय रेल प्रगति की पटरी पर दौड़ेगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सुनील शर्मा हैं। सबसे पहले सर डीडी न्यूज में बहुत स्वागत आपका। सर कहा जाता है कि भारतीय रेल जो है वो सपनों की रेल है।
और गाड़ी जब चलती है छुक छुक करती है तो लोगों के दिल भी धड़कते हैं। कोरोना काल में चुनौतियों के बीच बहुत काम हुआ, भारतीय रेल ने लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया। 2021 में क्या चुनौतियां मानते हैं आप और क्या योजना है? पिछले वर्ष की तुलना में करीब करीब बराबर ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं जो हमने पिछले साल कैरी किया था। ये एक भारतीय इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा संदेश है और अब हमारी ये प्रयास है कि हम अपनी पैसेंजर सर्विसेज जो हैं अपने पैसेंजर्स के लिए उसको काफ़ी हद तक और बढ़ाएं। हमें उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ कैपेसिटी में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है जिससे कि हम अपनी नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज में और इजाफा कर सकें। भारतीय रेल अपने को आत्मनिर्भर अभियान जो है उसमें कहाँ पाता है? आत्मनिर्भर भारत का हमारा सबसे शीर्ष प्रतीक हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो हम लोग बना रहे हैं खुद अपने। और आइए सीधे रुख करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तरफ। हम I extend a warm welcome to our speakers for the ministerial segment of the plenary session. And warm greetings also to our 7 eminent panelists for the technical segment, which will follow the ministerial segment. The pandemic, as we all know, has taken a heavy toll in terms of human lives and economic hardships caused to our people. However, over the last 1 year, we have also made significant progress in addressing this challenge. India now has several candidate vaccines against COVID-19. Last week, India also granted emergency use authorization for 2 such vaccines. We look forward to an early rollout of the vaccines in India. We have made clear our commitment to make our vaccine production capacity both accessible and affordable to meet the requirements of our neighboring countries and other partners and all of humanity. In India, we took a proactive approach in dealing with the crisis by taking early steps to protect and insulate our people and quickly ramp up our capacities in the healthcare sector. The Honorable Prime Minister launched the Atmanirbhar Bharat Abhiyan to deal with the economic challenges caused by the pandemic. At the global level, India engaged actively to evolve a coordinated response to the COVID-19 crisis. In accordance with our philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, we also extended medical assistance to over 150 countries. The pandemic is leaving a lasting imprint on all domains, including the economy and society. As the Prime Minister noted recently in his speech at the annual Bloomberg New Economy Forum, the pandemic has posed interesting questions for a post-COVID world and given us an opportunity to develop new protocols in every field. We need to prepare ourselves for the changes the post-COVID world will bring, the opportunities it will present, and how India can take advantage of these opportunities. This brings us to the topic of this plenary session, which looks at the post-COVID scenario in health, economy, social and international relations. We are very much looking forward to receiving the thoughts of our distinguished panelists on the subject. Thank you. Thank you, sir. May I now request? तो ये आप देख रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्लेनरी सेशन के दौरान ये फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला थे, जिनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया गया था इस कोविड-19 के दौरान तमाम आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा इस मंच से कि कोविड-19 के जो 2 वैक्सीन भारत ने निर्मित किए हैं उसको लेकर पड़ोसी राज्यों तक भी उसकी पहुंच कायम करने के लिए लगातार भारत काम कर रहा है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के कैपिटल इमारत में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स ने सोमवार को रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के नए आर्टिकल पेश करने की योजना बनाई है। इस मामले में हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सख्ती से अपनी आवाज उठाई है। नैन्सी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस और ट्रंप के मंत्रिमंडल से कहा है कि वो तुरंत अनुच्छेद 25 के तहत ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल न होने का ऐलान किया है।
ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्विटर ने लिखा है कि हाल में किए गए उनके ट्वीट्स की करीबी समीक्षा और हाल की घटना के मद्देनजर हिंसा भड़काने और जोखिम के कारण राष्ट्रपति ट्रंप के अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी ट्विटर ने 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर 12 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया था। यूनान ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 18 जनवरी तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यहां नवंबर के शुरुआत से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के दौरान प्राथमिक स्कूल और डे केयर सेंटर 11 जनवरी से खोले जा सकेंगे। हाई स्कूलों को पहले की ही तरह बंद रहेंगे। यूनान में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत 27 दिसंबर से हो चुकी है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है। आम जनता को इस महीने के अंत से वैक्सीन दिया जाएगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कुल 197 रन की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 35 रन के अंदर अपने दोनों ओपनर्स बिल पुकोस्की और डेविड वार्नर के विकेट गंवा दिए। पुकोस्की को 10 पर मोहम्मद सिराज ने आउट किया, जबकि डेविड वार्नर को 13 के स्कोर पर आर अश्विन ने चलता किया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर मार्नर लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ की जोड़ी ने कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। लाबुशेन 47 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि स्टीवन स्मिथ 29 रन पर नाबाद। इससे पहले भारत की पहली पारी 244 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 94 रन की बढ़त हासिल हुई। आज सुबह भारत ने अपने कल के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन अभी 17 रन ही और जुड़े थे कि कप्तान अजिंक्य रहाणे को पैट कमिंस ने बोल्ड कर दिया। उन्होंने 70 गेंदें खेलकर 22 रन बनाए। इसके बाद हनुमा विहारी 4 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। भारत के विकेटों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा और टीम 244 रन पर सिमट गई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। हम लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हमने क्या कमी है? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? What to do? अभी दिखाती हूँ। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day.
stories that matter to you, the latest and most accurate updates, a fresh start to a new day. The Breakfast News. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention via video conferencing. The PM says it's a matter of pride for India, the way Indian diaspora has worked during the COVID pandemic. The PM also says India is prepared to serve humanity with 2 indigenously developed COVID vaccines. Ten infants killed in a fire accident at Bhandara District General Hospital in Maharashtra. Health Minister Dr. Harshvardhan speaks to State Health Minister to assess the situation. The state government orders an inquiry, also announces ex gratia of 5 lakh rupees each for the families of the deceased infants. President, Vice President and Prime Minister condole the incident. BJP President JP Nadda is on a one-day visit to West Bengal today to launch the party's new campaign aimed at wooing farmers. Nadda to hold a rally and a road show in the state. India crosses one more milestone in the fight against COVID-19. Cumulative number of tests in the country crossed 18 crores. More than 9.16 lakh samples tested in the last 24 hours. In international news, Democrats in the US House of Representatives plan to introduce new articles of impeachment against Donald Trump. That's what reports are saying. Trump says he will not attend Joe Biden's inauguration. Meanwhile, Twitter permanently suspends Donald Trump's account, citing the risk of further incitement of violence. And in sports, Australia lead by 197 runs at stumps on day 3 of the 3rd test at Sydney. Steve Smith and Marnus Labuschagne build up a stable partnership for the hosts after losing 2 early wickets. Well, hello and welcome. You're with the latest here on DD News and DD India. This is Midday News, and we're taking you right across to West Bengal live, where we have a one-day visit of BJP President JP Nadda taking place. He's there to, in a way, take forward the BJP's campaign for West Bengal and also to raise support among farmers for the party. In fact, we will be taking you there as well through the course of this bulletin. But right now, let's get you the top story. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 16th Pravasi Bharatiya Divas Convention virtually. Pravasi Bharatiya Divas Convention is the flagship event of the government to engage and connect with overseas Indians. Chief guest for this year was President of Suriname, Chandrika Prasad Santokhi. President Ramnath Kovind will be addressing the valedictory session. Addressing the event, Prime Minister Modi stressed that Indian diaspora has strengthened its identity by showing its commitment to the betterment of our society in the past few years. The PM stressed that Indian diaspora has contributed immensely during COVID times. The Prime Minister further said that India has come out with 2 made-in-India vaccines and India will soon start the largest COVID vaccination drive in the world. बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। इस जगह से
सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दुनिया भर में भारतीय मूल के साथियों पर भरोसा और मजबूत हो रहा है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। Let's now take you live across to West Bengal, where BJP President JP Nadda is campaigning for the BJP, returning to West Bengal after that attack had taken place on his convoy to take forward the party's campaign. This time the focus is on farmers. There is a campaign that is being conducted by the BJP, and there's a Krishak Suraksha Sabha also happening, and door-to-door rice collection is going to be done as well. Ek Muthi Chawal campaign, so that the BJP can fan out with its cadres across all the 48,000 villages of the state and take the message of the farm reform laws being completely in the benefit of farmers, to counter the campaign that has been taking place and the agitation that has been taking place against them. So the BJP will be talking about the new farm reform laws, the amendment laws that have been passed in Parliament in the last session. And you can see here JP Nadda taking to the stage to address the gathering in Bardhaman as well. आज की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, धर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहां के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मुकुल रॉय जी, हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहाँ आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है और इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्मभूमि के रूप में, जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने